गाइज वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोजगार 91। गाइज आज की क्लास में हम जानेंगे मानव रक्त के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, मानव शरीर में कुल रक्त की अगर बात करते हैं तो मानव शरीर का कुल भार का 7% जो है रक्त होता है। मानव शरीर के कुल भार का 7% भाग रक्त होता है। सेकंड पॉइंट हमारा, रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। दोस्तों, तीनों पॉइंट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के कुल भाग का 7% भाग रक्त होता है। ये क्षारीय विलयन होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रक्त की। दोस्तों, रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कणिकाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। दोस्तों, यह रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल व 7% प्रोटीन और 0.9% लवण व 0.1% ग्लूकोज होता है और शेष अन्य पदार्थ काफ़ी मात्रा में रक्त में उपस्थित होते हैं। एक बार फिर बता दूं, प्लाज्मा यह रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% जल व 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है और शेष अन्य पदार्थ काफ़ी मात्रा में रक्त में उपस्थित होते हैं। आगे जान लेते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा के कार्य क्या हैं? शरीर से पचे भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों आदि का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से ही होता है। सेरम की बात करते हैं तो प्लाज्मा से फाइब्रोनजीन एवं प्रोटीन को निकाल देने पर शेष बचे भाग को सेरम कहते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा का कार्य होता है शरीर में बचे भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों आदि का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है। और सेरम क्या होता है तो प्लाज्मा से फाइब्रोनजीन प्रोटीन को निकाल देने पर जो शेष भाग बचता है वो हमारा सेरम होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रक्त कणिकाओं की, जो कि रक्त का 40% भाग होता है। दोस्तों, रक्त कणिकाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी, इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल। दोस्तों, आरबीसी नाभिक का अभाव होता है और इसका अपवाद होता है ऊंट और लामा। ये ऊंट की ही प्रजाति है, लामा। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूण की अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूण की अवस्था में इसका निर्माण क्या होता है, यकृत में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आरबीसी का विनाश प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगृह कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीसी का विनाश प्लीहा में या आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो प्लीहा में होती है और प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रगृह या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लोहयुक्त हीम नामक यौगिक पाया जाता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक यौगिक होता है, जिसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसी का मुख्य कार्य। दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। आरबीसी का ये मुख्य कार्य है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना और उससे कार्बन डाइऑक्साइड को
वापस लाना, ये आरबीसी का मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एनीमिया रोग का कारण हीमोग्लोबिन की कमी होता है। दोस्तों मानव में जो एनीमिया रोग होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोते समय आरबीसी में 5% की कमी हो जाती है और 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोते समय आरबीसी में 5% की कमी, जबकि 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड है हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC अथवा ल्यूकोसाइट्स। दोस्तों WBC का निर्माण अस्थिमज्जा में, लिम्फोनोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो सभी जानते हैं कि अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है और WBC का निर्माण होता है, लेकिन लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत में और प्लीहा में भी श्वेत ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। WBC का जीवन काल 5 से 20 दिन का होता है दोस्तों, जबकि आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और वहीं WBC का जीवन काल 5 से 20 दिन का होता है मात्र। आगे जानते हैं WBC के बारे में। दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं में नाभिक पाया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC में क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना है या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी होता है। आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। आरबीसी और WBC का अनुपात क्या होता है, तो 600:1। ये आरबीसी और WBC का अनुपात है। आगे जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट है रक्त विमाणु अथवा थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त विमाणु अथवा थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। यह केवल मानव एवं अन्य स्तनधारी रक्त में ही पाया जाता है। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स केवल मानव और अन्य स्तनधारी जीवों में ही के रक्त में ही पाया जाता है। इसमें नाभिक का अभाव होता है, यानी इसमें नाभिक नहीं होता है, जबकि WBC में नाभिक होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है और इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना होता है। अब बात करते हैं रक्त के कार्य की। दोस्तों ह्यूमन बॉडी में रक्त का क्या कार्य होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और शरीर की रोगों से रक्षा करना आदि ये रक्त के कार्य होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे भोजन का परिवहन, हार्मोन का संवहन आदि ये भी रक्त का कार्य होता है। और शरीर के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय स्थापित करना या फिर संतुलन स्थापित करना ये भी कार्य रक्त का होता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से बता देता हूँ। रक्त के कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के रोगों से रक्षा करना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे भोजन का परिवहन, हार्मोन का संवहन और शरीर के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय स्थापित करना ये रक्त का कार्य होता है। विटामिन के रक्त के थक्के में मददगार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन मददगार है, तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब बात करते हैं मानव रक्त के समूह के बारे में। दोस्तों कितने ब्लड ग्रुप होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल रिचनर ने 1900 में की थी। दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल रिचनर ने वर्ष 1900 में की थी। इसके लिए मैंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1900 में इन्होंने रक्त समूह की खोज की, जबकि 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानव रक्त समूह में
विभिन्नता का मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। इसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एंटीजन ए और दूसरा होता है एंटीजन बी। दोस्तों, एंटीजन अथवा ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। वो चारों रक्त समूह कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है एंटीजन ए पाए जाने वाला रक्त समूह होता है ए, और एंटीजन बी पाए जाने वाला रक्त समूह होता है बी, और एंटीजन ए और बी जिस ब्लड में पाया जाता है वो रक्त समूह होता है रक्त समूह ए और बी। और चौथा है हमारा जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, वो होता है रक्त समूह ओ। दोस्तों, एक बार फिर बता देता हूँ, एंटीजन ए पाए जाने वाला रक्त होता है रक्त समूह ए, एंटीजन बी जिस ब्लड में पाया जाता है वो रक्त समूह होता है बी, और जिसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं उस रक्त समूह होता है ए बी, और जिसमें किसी प्रकार का भी एंटीजन नहीं पाया जाता है वो होता है रक्त समूह ओ। दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसमें एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार की होती है। प्लाज्मा में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसमें इसे एंटीबॉडी कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है। जान लेते हैं कौन कौन से 2 प्रकार हैं। तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता क्यों कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा एंटीजन नहीं उपस्थित होने के कारण उसे सर्वदाता कहा जाता है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। दोस्तों, रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक बार ध्यान से पढ़ लें। रक्त समूह को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। दोस्तों, ये थे मानव ब्लड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।